गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद अरसा दुनिया के लिए एक तल्ख याद बन गया है। गजा जो पहले ही गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार था, अब मलबे का ढेर बन चुका है। अब तक 68,172 से ज़ायद अफराद इसराइली हमलों में जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। 307 में से 293 स्कूल मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। हज़ारों तलबा अपनी तालीम से महरूम हैं। फ़लस्तीन के वज़ीर तालीम अमजद बरहाम कहते हैं कि ये एक पूरी नस्ल को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। पूरे इलाके में हॉस्पिटल, बिजली, पानी और खुराक सब निज़ाम बिखर चुके हैं। गजा का हर ख़ानदान किसी न किसी तरह मुतासिर ज़रूर हुआ है। दूसरी तरफ इसराइल ने इस जंग में जदीद तरीन वेपन और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। F-35 तैयारे, आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, ड्रोन हमले और हाई प्रेशर बमबारी के ज़रिए इसने गजा के बेशतर इलाकों को ज़मीन बोस कर दिया, जबकि हमास के रॉकेट हमलों ने भी इसराइल में दर्जनों हलाकतें की। तकरीबन 1,983 इसराइली जाँ बहक हुए। तिलात, अश्केलून और बैत याम जैसे शहरों में सैकड़ों घर और इमारतें तबाह हुईं और लाखों इसराइली शहरियों ने पनाहगाहों में जिंदगी गुजारी। और अब 2 साल बाद दुनिया ने एक नया मोड़ देखा, यानी जंग बंदी। लेकिन जंग बंदी के बाद भी सूरत हाल नाजुक है। गजा में इंसानी इमदाद पहुंच रही है, मगर बहाली का सफ़र अभी तवील है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन नाकदीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर सियासी दबाव दोबारा बढ़ा तो ये अमन ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। सवाल ये है कि क्या ये सीज़फायर वाकई पायदार अमन की शुरुआत है या एक और सियासी मुज़ाहिरा। 2 साल की मुकम्मल जंग, सफारती नाकामियों और बढ़ते आलमी दबाव के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक बार फिर कदम रखा, मगर इस बार सालिस के रूप में। तेल अवीव के साहिल पर रेत में लिखे अल्फाज थैंक यू और यरूशलेम में लगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जिन पर लिखा था कंग्रेचुलेशंस ट्रंप, मेक इस्राइल ग्रेट, ये इस्तकबाल किसी फातिहा के लिए था। अपनी आमद के बाद ट्रंप ने इस्राएली पार्लियामेंट कनेसेट से खिताब किया। उन्होंने कहा, आज गजा में बंदूकें खामोश हैं, आसमान साफ है और एक नया मशरिक़ वुस्ता जन्म ले रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये जंग बंदी दरअसल एक 3 मराहिल पर मुश्तमिल समझौता है। पहला मरहला कैदियों की रिहाई, दूसरा सीज फायर और एड एक्सेस और तीसरा सियासी मुज़ाकरात जिनकी निगरानी अमेरिका, कतर और इजिप्ट कर रहे हैं। अब तक हमास ने अपने कब्जे में मौजूद तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया है, जो अब इसराइल में अपने ख़ानदानों से मिल चुके हैं। लेकिन इसराइली हुकाम के मुताबिक अब भी 28 यरगमालियों की लाशें गजा में मौजूद हैं। जवाबन इसराइल ने 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर की है, जिनमें से 250 उम्र कैद और 1700 वो कैदी हैं जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद गिरफ्तार हुए थे। जुमे की दोपहर से सीज़ फायर नाफिज हो चुकी है और इसराइली फ़ौज गजा से अपने दस्ते वापस बुला चुकी है। हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घरों या जो मलबे में बदल चुके हैं वापस जा रहे हैं। इमदादी सामान, खुराक और दवाइयाँ दोबारा गजा में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। सदर ट्रंप ने इसे अमन का आगाज़ करार दिया है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा यह तारीख का एक नया बाब है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई अमन की शुरुआत है या एक सियासी मुज़ाहिरा जिसके पीछे इंतखाबी मकासद और आलमी दबाव पोशीदा है। गजा में
बंदूकें भले खामोश हो गई हों, लेकिन दिलों में बेचैनी अब भी बाकी है। ये जंग सिर्फ दो फरीकों के दरमियान नहीं थी, ये इंसानी ज़मीर, ताकत और सियासत के दरमियान एक लड़ाई थी। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के ऐलान के बाद दुनिया भर में सियासी मंजरनामा बदलता दिखाई दे रहा है। यूरोप से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक कई हुकूमतों और आलमी रहनुमाओं ने इस मंसूबे को उम्मीद की किरण करार दिया है, जबकि नाक़दीन का कहना है कि ये सिर्फ एक नई सियासी चाल है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, हम सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं, और इससे कबल फ़लस्तीन को तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा था कि इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल ही पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी इस मंसूबे की हिमायत करते हुए कहा है, अब वक्त है कि तमाम फरीक हथियार डालें और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएं। इसी तरह स्पेन, इटली, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इस अमन मंसूबे को अहम मोड़ करार दिया है। अरब दुनिया में भी रद्द-ए-अमल मिला जुला रहा। कतर, इजिप्ट, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मुश्तरका बयान में इस मंसूबे को सराहा, मगर साथ ही शर्त रखी कि फ़लस्तीनी अवाम को इनके हकूक़ और रियासत का हक दिया जाए। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हम हर उस इक़दाम की हमायत करते हैं जो फ़लस्तीनियों की खुदमुख्तारी, इंसानी वक़ार और देर पा अमन को यकीनी बनाए। लेकिन दूसरी जानब बाज़ माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने इस मंसूबे को इसराइल के हक में झुकाव करार दिया। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी के यूसुफ मनायर ने कहा, ये दरअसल एक सियासी ढाल है ताकि इसराइल को अपने इक़दामात का बैन-अल-अक़वामी जवाज़ मिल सके। इसराइल के अंदर भी मुख्तलिफ आवाज़ें उठी, कुछ ने इसे तारीखी कामयाबी कहा, जबकि दूसरों ने तंबीह की कि ये अमन मुआहदा सिर्फ आर्जी हो सकता है। इस्राएली प्रेसिडेंट आइज़ैक ने कहा, यह मंसूबा हमारे लिए नए दौर की शुरुआत हो सकता है, मगर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह किया है कि इसराइली फ़ौज गज़ा के बेशतर इलाकों में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। यानी एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ तशवीश। दुनिया ट्रंप को अमन का हीरो बना रही है, मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या ये अमन देरपा साबित होगा या एक और सियासी पर्दाबाजी। जंग बंदी का ऐलान हो चुका है, मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई पायदार अमन की तरफ कदम है या सिर्फ वक्ती सुकून। जंग बंदी के बाद अब दुनिया की नज़रें एक ही सवाल पर हैं, आगे क्या होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट पीस एग्रीमेंट के मुताबिक इसराइली फ़ौज मरहलावार गज़ा से वापस बुलाई जा रही है। अब तक इसराइल ने 53% इलाके से इनखला किया है, और ये आप स्क्रीन पर मैप पर भी देख सकते हैं। ये पहला मरहला है। दूसरे और तीसरे मरहले में ये कंट्रोल मज़ीद कम होकर तकरीबन 40% और फिर 15% रह जाएगा। लेकिन ये हतमी वापसी कब होगी, इसका कोई वाज़िया टाइम फ्रेम मुआहदे में दर्ज नहीं, और यही वो ग्रे एरिया है जो आइंदा मुज़ाकरात को मुश्किल बना सकता है। गज़ा में अब एक मल्टी नेशनल फोर्स तैनात की जाएगी, तकरीबन 200 एहलकार, जिनमें कतर, मिस्र, तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फ़ौजी शामिल होंगे। ये फोर्स जंग बंदी पर इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करेगी, जबकि अमेरिका पसे पर्दा रहकर इसकी क़यादत करेगा। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक कोई अमरीकी फ़ौजी गज़ा की सरजमीन पर तैनात नहीं होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक गज़ा को गैर अस्करी जोन बनाया जाएगा, तमाम अस्करी ढांचे, असलहा और हथियार ख़त्म किए जाएंगे। गज़ा की हुकूमत एक अबूरी कमेटी के सुपुर्द होगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप खुद चेयर करेंगे, और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर इसके शरीके सरबराह होंगे। हमास को मुस्तकबिल की किसी भी गवर्नेंस में शामिल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो अरकान हथियार डालकर अमन के साथ रहने का वादा करेंगे, उन्हें आम मुआफ़ी दी जाएगी, जबकि जो मुल्क छोड़कर जाना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता फ्राहम किया जाएगा। किसी भी फ़लस्तीनी को ज़बरदस्ती गज़ा छोड़ने पर मजबूर
نہیں کیا جائے گا اور جو لوگ واپس آنا چاہیں گے انہیں واپسی کی اجازت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان کے تحت غزہ کی تعمیر نو، روزگار کے مواقع اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن یہاں سے کہانی آسان نہیں ہونے والی۔ حماس نے اب تک واضح طور پر ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف اس وقت غیر مسلح ہوگی جب ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی کے کردار پر کھل کر اعتراض کر چکے ہیں، حالانکہ یہی اتھارٹی مستقبل میں غزہ کا نظم و نقش سنبھالنے والی ہے۔ یہ تضاد یعنی کسے اختیار ملے گا امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ایک حساس پہلو یہ ہے کہ اسرائیل مکمل انخلا کی بجائے غزہ کے 15% حصے کو سیکیورٹی زون کے طور پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ زون کب ختم ہوگا اور کس بنیاد پر امن قائم تصور کیا جائے گا، یہ سب ابھی بھی غیر واضح ہے۔ میرے نزدیک ٹرمپ کا یہ امن منصوبہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ضرور ہے، لیکن یہ صرف سیاسی امن ہے، سماجی انصاف نہیں، کیونکہ جب تک فلسطینی عوام کو حقیقی خود مختاری، تحفظ اور انصاف نہیں ملتا، تب تک کوئی بھی جنگ بندی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ یہ معاہدہ شاید بندوقوں کو خاموش کر دے گا، مگر غزہ کے ملبے میں جو چیخیں دبی ہیں وہ اب بھی انصاف مانگتی ہیں۔ امن کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن کیا انصاف بھی ہوا ہے؟ یہ سوال اب بھی باقی ہے۔ غزہ کی جنگ نے صرف سرحدیں نہیں، ضمیر بھی چیر دیے ہیں۔ 2 سال تک چلنے والی اس تباہی نے دنیا کو یہ یاد دلایا ہے کہ طاقت کے فیصلے انسانیت کے زخم نہیں بھرتے۔ آج جب جنگ بند ہوئی ہے، شاید ہتھیار خاموش ہیں، مگر سوال اب بھی زندہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا امن منصوبہ ایک نیا موڑ ضرور ہے، لیکن اگر یہ منصوبہ انصاف، احترام، انسانیت اور برابری پر مبنی نہیں ہوگا تو یہ محض ایک سیاسی وقفہ بن کر رہ جائے گا۔ حقیقی امن صرف معاہدوں سے نہیں، اعتماد سے بنتا ہے۔ اب اعتماد تب ہی جنم لیتا ہے جب ہر فریق کی تکلیف کو تسلیم کیا جائے۔ میرے نزدیک یہ معاہدہ اگرچہ ایک بڑی پیش رفت ضرور ہے، مگر اسے کامیاب بنانے کے لیے دنیا کو صرف سیز فائر پر نہیں، انسانیت کی بحالی پر توجہ دینا ہوگی، کیونکہ امن کا مطلب صرف جنگ نہ ہونا نہیں، بلکہ وہ حالات پیدا کرنا ہے جہاں جنگ کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ غزہ کی مٹی اب بھی جل رہی ہے، لیکن شاید یہی مٹی کسی دن امن کے بیج بھی اگائے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور اپنے خیالات ضرور لکھیے، کیونکہ امن کی بحث تبھی آگے بڑھتی ہے جب ہم سب اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔